हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल हम क्या कर रहे हैं, एलटी का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम उसका पार्ट 1 देख रहे हैं। ठीक है, तो हम जो इसका पहला टॉपिक क्या था हमारे पास, ठीक है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी, वो हम देख चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे टॉपिक में क्या हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं, एजुकेशनल थ्योरीज हैं। जैसे क्या हो गया आपके पास, नेचुरलिज्म हो गया, प्रगतिज्म हो गया, ठीक है, इस तरीके से। यानी क्या हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, ठीक है, व्यवहारवाद हो गया। ये सब जो थ्योरीज, अब हम इन थ्योरीज को देखेंगे एक एक करके। और इन थ्योरीज में जो पहला टॉपिक है आपका वो है शिक्षा में प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। ठीक है, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। तो आज हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद होता क्या है। जब हम प्रकृतिवाद को समझ पाएंगे उसी के बाद हम उसके एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यानी किस तरीके से जो प्रकृतिवाद की जो परिभाषाएं हैं वो किस तरीके से आपकी शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई हैं और किस किस प्रकार से प्रकृतिवाद नामक दर्शन से शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया गया है। उस पाठ्यक्रम में जो हमारे पास प्यूपिल है यानी जो चाइल्ड है उसको किस तरीके से पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी है, अध्यापक का क्या रोल होगा और बच्चा किस प्रकार से सीखेगा। जब हम प्रकृतिवाद को समझ जाएंगे तो तब जाके हम इन सब चीज़ों को वहाँ अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास प्रकृतिवाद के बारे में या नेचुरलिज्म के बारे में हमारे दिमाग में बेसिक आइडिया आ जाएगा तो वहाँ पर जो एजुकेशन के अंदर इसकी जो थ्योरीज हैं उसको समझने में हमको बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद होता क्या है सीधे सीधे। तो देखिए आपको पता लग रहा होगा, ठीक है ना, प्रकृतिवाद यानी प्रकृतिवाद यानी प्रकृति। अब प्रकृति का अर्थ केवल जल, जंगल, जमीन यही नहीं होता है। प्रकृति का अर्थ होता है प्रत्येक वह पदार्थ जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो प्रकृति होती है। ठीक है, हवा भी क्या है, प्रकृति है। यानी ऐसी चीजें जिन्हें आप अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रकृति का अर्थ केवल क्या समझते हैं, जल, जंगल, जमीन, बर्फ, हवा, है ना। तो ये नहीं है। पत्थर हो गया, हवा हो गया, यानी जितनी भी चीजें हैं जिनको आप अपने इंद्रियों द्वारा महसूस करते हो वो सारी की सारी क्या कहलाती है, प्रकृति कहलाती है। अब देखिए अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो क्या कहेगा कि प्रकृति की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। लेकिन जो प्रकृतिवादी होते हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, इस चीज की, जिस भी चीज की रचना हुई है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और वो कारण क्यों, ठीक है, कारण है और उसी कारण के फलस्वरूप क्या हुई है, उस चीज की रचना हुई है और ये रचना भौतिक जगत में हुई है। यानी जो हमारे क्या है पृथ्वी के अंदर जो, ठीक है, हवा होगी, दाब, ताप, इन प्रभाव के कारण, यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं जिनको हम अनुभव कर पा रहे हैं उनके कारण हुई है। इन सब का निर्माण किसी भगवान ने नहीं किया है, प्रकृतिवादियों का ऐसा मानना होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बताए मैंने आपको। मूल चीज तो समझा दी है, अब कुछ क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, प्रकृतिवादी प्रकृति को मूल तत्व मानते हैं। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और उसी में मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि प्रकृतिवादी किसको मूल तत्व मानते हैं, प्रकृति को मूल तत्व मानते हैं। देखिए मैंने आपको समझाया प्रकृति को मूल तत्व मानने का मतलब क्या है। प्रकृति का मतलब हो गया यहाँ पर पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ है। अब पदार्थ क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो स्थान घेरता है ना, जिसका आयतन होता है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो कोई भी पदार्थ है वो पदार्थ ही क्या है, मूल तत्व है। उसी पदार्थ से विभिन्न क्या हुई, चीजों की रचना हुई है। जैसा आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जो प्राणियों की रचना किस प्रकार से हुई थी, है ना, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन वगैरह हैं, जितनी भी अजैविक घटक हैं, उन अजैविक घटकों के मिलने के फलस्वरूप क्या हुई थी, पहले छोटे छोटे जीवों की रचना हुई थी और फिर वहां से पहुंच ऐसा धीरे धीरे करके क्या हुई थी, मनुष्य की रचना हुई थी। ठीक है, तो ये क्या मानते हैं कि जो प्रकृति यानी जो पदार्थ है वही क्या है, मूल तत्व है। ठीक है, और इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक चीज क्या करती है, प्रकृति में जन्म लेती है और उसी में मिल जाती है ना। मतलब जो चीज प्रकृति में आई है वो चीज क्या होगी, खत्म भी होगी और खत्म कैसे होगी, प्रकृति में ही मिल जाएगी, उसके बाद वो किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा, ईश्वर ने हमें भेजा है और हम रहेंगे, हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे, ईश्वर के पास चले जाएंगे। लेकिन प्रकृतिवादी ऐसा नहीं मानते हैं। प्रकृतिवादी क्या मानते हैं कि जो भी चीज है उसकी रचना प्रकृति से हुई है और अंत में उसमें प्रकृति में ही मिल जाना है। और जब वो प्रकृति में मिल जाएगी तो वहां से फिर कोई किसी दूसरे पदार्थ की रचना होगी।
ये नहीं होगा कि वो वहीं पर खत्म हो गया। यानी आपको अगर मैं समझाऊं तो जैसे क्या है, कोई जानवर है ना, वो जानवर कहाँ से उत्पन्न हुआ है कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यानी जो प्रकृति में क्या था, हाइड्रोकार्बन या कार्बन, विभिन्न प्रकार की चीजें थी, उनसे जाके वो जीव का निर्माण हुआ है। और अंत में जब वो जीव मिल जाएगा तो वो जीव फिर से किसमें मिल जाएगा, दूसरे उन छोटे छोटे पदार्थों में विखंडित हो जाएगा जिनसे मिलकर वो बना है। फिर वो दूसरे पदार्थ किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे अगर जानवर मरता है कोई, तो वो कार्बन, हाइड्रोकार्बन या जिन भी ठीक है चीजों से मिलकर बना था उनमें टूट जाता है और सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका अपघटन कर दिया जाता है। उसके बाद वो फिर से कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से पुनः वो कहाँ चला जाता है, पेड़ पौधों में चला जाता है। फिर पेड़ पौधों से वो फिर दूसरे जीव में चला जाता है। फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो प्रकृतिवादियों का ऐसा मानना होता है। जबकि जो आध्यात्मिकवादी होते हैं वो क्या मानते हैं कि जब मनुष्य मर गया तो उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है, ईश्वर के पास चली जाती है, हम वहां चले जाते हैं, यानी हमारा वहां फिर पुनर्जन्म होता है। लेकिन प्रकृतिवाद क्या मानते हैं, जो चीज प्रकृति से आई थी प्रकृति में ही चली गई, वहीं से वो दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए तो ये आपकी समझ में आ गया कि प्रकृतिवाद होता क्या है। मतलब जो प्रकृति यानी जो पदार्थ को, यानी ऐसी भौतिक चीजें जिनको हम देख सकते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसी पर विश्वास रखते हैं। उसके अलावा किसी भी चीज पर ये विश्वास नहीं करते। अब देखिए दूसरा है जो प्रकृतिवाद पदार्थ और मन पर आधारित है। ठीक है, ये आत्मा को नहीं मानते, क्या मानते हैं, मन को मानते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि पदार्थ और मन को कौन सा दर्शन मानता है। तो कौन सा दर्शन मानता है, प्रकृतिवाद ही मानता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मन पर आधारित दर्शन। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मन पर आधारित दर्शन कौन सा दर्शन है, तो कौन सा दर्शन है, प्रकृतिवाद मन पर आधारित दर्शन है। अब देखिए मैं आपको बताया, प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को सच्चा ज्ञान मानते हैं। अर्थात ये क्या कहते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं अपनी इंद्रियों द्वारा। आपको पता है हमारे सेंसर्स कितने होते हैं, 5 सेंसर्स। तो यानी ये कहते हैं जिन्हें हम अपने इंद्रियों 5 इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, केवल वही सत्य है, उसके अलावा कोई भी चीज सत्य नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आत्मा, परमात्मा। तो ये बोलते हैं क्या आत्मा हमें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। क्या हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्या हम ईश्वर को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये केवल उसी ज्ञान को सत्य ज्ञान मानते हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद अगला क्या है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं का निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। यानी जो प्रकृतिवादी होते हैं वो निरीक्षण और परीक्षण पर क्या देते हैं, बल देते हैं। यानी ये कहते हैं जब तक आप देखोगे नहीं, अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज को सत्य ना मानो। जब आप उसको देख लें, अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर लें, उसके बारे में कुछ जान लें, तभी आप उसको क्या कहें, सत्य कहिए। अन्यथा आपको उस चीज को मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तो आपका यहां से पूछा जा सकता है कि निरीक्षण और परीक्षण पर कौन सा दर्शन जोड़ देता है। तो कौन सा दर्शन जोड़ देता है, आपका प्रकृतिवादी दर्शन निरीक्षण और परीक्षण पर भी आपका जोड़ देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप इन क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं और इस तरीके से आप नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, अब तो देखिए इसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, प्रकृतिवादी पदार्थ के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं मानते, वे प्रकृति को ही पूर्ण शक्ति मानते हैं और उसी के नियमों तथा कार्य कारण संबंध में विश्वास करते हैं। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्रकृतिवादी क्या मानते हैं, केवल प्रकृति, यानी मैंने क्या लिखा है, पदार्थ के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं मानते। यानी वो क्या कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी निर्मित हुआ है वो सारे के सारे पदार्थों के मिलने से निर्मित हुआ है। ठीक है, अलग अलग पदार्थों के मिलने से अलग अलग पदार्थ की वस्तुओं या चीजों का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए पदार्थ ही क्या है, सर्व सत्य है। और ये क्या करते हैं, इसी के साथ कार्य कारण संबंध में विश्वास रखते हैं। कार्य कारण संबंध क्या होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। अर्थात अगर प्रकृति ने नदियां बनाई है, पर्वत बनाई है, तो इन नदियों पर्वतों को बनाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, आपका कार्य कारण संबंध माना जाता है। तो अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कार्य कारण संबंध में कौन सा दर्शन विश्वास करता है। ठीक है, ये कौन सी फिलॉसफी कार्य कारण संबंध में विश्वास करती है। तो कौन सी फिलॉसफी करती है, आपकी प्रकृतिवाद। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि कार्य कारण संबंध किस दर्शन के द्वारा दिया गया है। तो कार्य कारण संबंध किस दर्शन के द्वारा दिया गया है, आपका प्रकृतिवाद के द्वारा दिया गया है। अब देखिए अगली चीज पर आते हैं, ये आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते, ये भौतिक संसार को सत्य मानते हैं और पारलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये क्या कहते हैं, भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। अब भौतिक संसार का अर्थ क्या हो गया आपका, ऐसा संसार जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका भौतिक संसार। जैसे आप टॉफी खा रहे हो तो आपकी इंद्रियां हैं,
है ना, उसने क्या, हाँ स्वाद मीठा हो रहा है, मजा आ गया, है ना। आपने कहा गर्मी लग रही है, तो मतलब क्या है, जिनको भी आप अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका भौतिक संसार कहलाता है। चाहे आपका सुख हो, दुख हो, कुछ भी चीज हो, है ना, पत्थर, मिट्टी, कंकड़, जिनको भी आप देख पा रहे हो अपनी इंद्रियों द्वारा, या इंद्रियों देख नहीं पा रहे हो तो जैसे हवा, आप कुछ कहेंगे भाई हवा को हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम हवा को महसूस तो कर पा रहे हैं अपनी इंद्रियों द्वारा, है ना। तो वो क्या हो गया, भौतिक संसार। यानी जिन भी चीजों को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर पा रहे हैं वही सत्य है, उसके अतिरिक्त कोई भी चीज सत्य नहीं है। पारलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। पारलौकिक जगत, लौकिक जगत का अर्थ क्या होता है, जो पृथ्वी से संबंधित है, यानी जो इस पृथ्वी से संबंधित है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, वो सारी चीजें, यानी जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या आता है, लौकिक जगत आता है। और पारलौकिक यानी इस लौक से दूर, यानी जैसे क्या हो गया, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं भाई ईश्वर, परमात्मा, ठीक है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को ये क्या मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। ये कहता है कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जो इस जगत में है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, केवल वही सत्य है। उसके अलावा दूसरे जगत, पुनर्जन्म, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा या इन जैसी कोई भी चीजें नहीं होती है। ये किसका मानना है आपका, ये प्रकृतिवादियों का मानना है। तो ये थी हमारे पास जो प्रकृतिवाद की जो मूल चीजें थी, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या होती है, ठीक है। प्रकृति को मूल तत्व यानी पदार्थ को मूल तत्व कौन मानते हैं, प्रकृतिवादी मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, मन पर आधारित दर्शन कौन सा है, वो प्रकृतिवाद हो गया। इंद्रियानुभूत ज्ञान पर कौन सा दर्शन जोड़ देता है, कौन सा दर्शन जोड़ देता है, प्रकृतिवादी दर्शन जोड़ देता है। निरीक्षण परीक्षण पद्धति की स्थापना या निरीक्षण परीक्षण पद्धति पर कौन सा दर्शन जोड़ देता है, कौन सा दर्शन जोड़ देता है, प्रकृतिवादी दर्शन जोड़ देता है। इसके अतिरिक्त कार्य कारण संबंध की पर कौन सा दर्शन जोड़ देता है, या कार्य कारण संबंध को कौन सा दर्शन मानता है, तो वो भी कौन सा दर्शन मानता है, आपका प्रकृतिवादी दर्शन मानता है, ठीक है। पारलौकिक जगत में कौन विश्वास नहीं करता है, तो कौन विश्वास नहीं करता है, प्रकृतिवादी दर्शन विश्वास नहीं करता है। तो अर्थात अब अगर मैं यहां से कंक्लूजन निकालूं तो प्रकृतिवादी दर्शन है क्या, प्रकृतिवादी दर्शन ये कह रहा है कि जो कुछ हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं वही सत्य है, इसके अलावा, ठीक है, जिन्हें हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है, असत्य हैं। अब देखिए आप समझ गए प्रकृतिवाद यानी ये क्या कह रहे हैं, प्रकृतिवाद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी चीज को, अगर हम इस दर्शन को शिक्षा पर अप्लाई करें तो शिक्षा पर किस तरीके से अप्लाई होगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमें बच्चे को खुले में छोड़ देना चाहिए, ठीक है। प्रकृति का अर्थ ये नहीं कि जल जंगल जमीन, हमें खुले में छोड़ देना चाहिए। वहां बच्चा क्या करेगा, खुद से अपनी इंद्रियों द्वारा जिन जिन चीजों को महसूस करेगा उस महसूस के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये भी कहता है कि हमें बच्चे को कृत्रिम वातावरण में नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर कृत्रिम वातावरण क्या होगा कि जैसे स्कूल है कि हाँ भाई स्कूल में हम उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, है ना, तो इस तरीके की चीजें नहीं हो चाहिए। आप बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो अपनी इंद्रियों द्वारा जिन जिन ज्ञान को महसूस करेगा या जो जो चीज महसूस करेगा उसके द्वारा उसका ज्ञान डेवलप होता जाएगा। इस तरीके से हम जो प्रकृतिवादी दर्शन है उसको शिक्षा के साथ जोड़ेंगे। अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं जो हमारे पास आगे चीज क्या आती है। अब देखिए इतना प्रकृतिवाद मैंने आपको समझा दिया है, अब चलते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अरस्तु हो गया, कॉम्टे हो गया, बेकन हो गया, हॉब्स हो गया, लेमार्क हो गया, रूसो हो गया, हेक्सले हो गया, सैमुअल हो गया, बटलर हो गया, ये सभी क्या है, प्रकृतिवादी दार्शनिक है। एक बार फिर से सुन लिया, आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता, जैसे आप बोल देगा निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादी दार्शनिक है, तो इनमें से कोई भी दे देगा। रूसो हो गया, है ना, तो रूसो क्या है, एक प्रकृतिवादी दार्शनिक है। या बहुत सारी चीजें लिख के दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादी दार्शनिक नहीं है। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो प्रमुख प्रकृतिवादी दार्शनिक है उनमें आपको बता रहा हूँ, क्या बताया मैंने आपको, अरस्तु बताया, कॉम्टे बताया, बेकन बताया, हॉब्स बताया, लेमार्क बताया, रूसो बताया, हेक्सले बताया, सैमुअल बताया, बटलर बताया। ये सभी क्या है, आपके प्रमुख प्रकृतिवादी दार्शनिक है। अर्थात इन्होंने क्या कहा है, प्रकृति ही सत्य है, प्रकृति के अलावा बाकी चीजें सब क्या है, मिथ्या है। तो अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख दार्शनिक जिन्होंने प्रकृतिवाद के बारे में अपनी परिभाषाएं दी हैं और जो आपसे सीधे पूछी जा सकती है कि भाई ये प्रकृति, एक परिभाषा दे देंगे आपके पास, पूछेंगे कि ये प्रकृतिवादी ये परिभाषा किस दार्शनिक ने दी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास मोरले। अब मोरले ने क्या कहा, दूसरों से प्रेम करना, न्याय की कामना करना और दूसरों पर उपकार करना ही क्या है, प्रकृतिवाद है। उन्होंने क्या कहा,
दूसरों से प्रेम करना, यानी इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, प्राणी हैं, इंसान हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति हमें क्या रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें ये कामना करनी चाहिए कि उसको न्याय मिले। और दूसरे पर उपकार करना अर्थात दूसरे को जिन चीज़ों की आवश्यकता है या कोई अगर मुसीबत में है तो उसकी सहायता करना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण है तो वो व्यक्ति क्या है, प्रकृतिवादी है। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकृतिवाद कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है, दूसरों से प्रेम करना, न्याय की कर्म करना और उपकार करना, ठीक है, ये प्रकृतिवाद दर्शन है। ये किसके द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था, आपका से मोरले के द्वारा दिया गया था। अब अगला आता है हमारे पास हॉकिंग्स ने क्या कहा था, तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को ही पूर्ण यथार्थ मानता है। अब मैंने आपको जब क्या पढ़ाया था, दर्शन पढ़ाया था, तो दर्शन में मैंने आपको बताया था, है ना, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सारी चीजें बताई थी। वहां पे मीमांसा का अर्थ क्या होता है, उसके विश्लेषण करना, ठीक है। ये तत्व मीमांसा का एक रूप है, जो सबसे पहला बताया था मैंने आपको, तत्व मीमांसा है, ठीक है। मीमांसा यानी खोज, यानी ज्ञान, यानी किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो यह तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को ही यथार्थ मानता है। अब मैंने तत्व मीमांसा आपको क्या बताई थी, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज पहले पीछे जाकर देख लीजिए। तत्व मीमांसा का अर्थ मैंने आपको बताया था कि किसी चीज की रचना किस प्रकार हुई है, किस किस चीजों से वो मिलकर बना है, उसी की अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका तत्व मीमांसा कहलाता है। तो जो हॉकिंग्स है, हॉकिंग्स ने कहा क्या, कि ये तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को ही पूर्ण यथार्थ मानता है। यानी ये प्रकृतिवाद वो चीज है जो ये मानते हैं कि प्रकृति यानी पदार्थ ही सब कुछ है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका प्रकृतिवाद कहलाता है। ये किसने कहा था, आपका हॉकिंग्स ने कहा था। अब अगले आते हैं हमारे पास थॉमस और लैंग। इन्होंने क्या कहा था, मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन करता है और अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी इन्होंने क्या कहा, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का मतलब क्या होगा, ये नहीं कि हमारा दिमाग, है ना, दिमाग की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं कि हमारा दिमाग बस पदार्थ से मिलकर बना है, यही प्रकृतिवाद है, ये नहीं। मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन करता है। इसका अर्थ, कहने का अर्थ ये क्या है कि अर्थात ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कौन सी वस्तु किस चीज से निर्मित हुई है। यानी ये कहने की कोशिश ये करना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। अब हमें ये खोज करनी है, हमारे मस्तिष्क को ये देखना है कि वो वस्तु कौन से पदार्थ से मिलकर बनी है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रकृतिवाद कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मस्तिष्क को प्रकृति पदार्थ के अधीन करने का अर्थ क्या है कि हमें इतना पता है कि प्रत्येक इस दुनिया में जो कुछ भी चीज निर्मित है वो पदार्थ के द्वारा निर्मित है, लेकिन अब हमारे मस्तिष्क को यह खोज करनी है कि वो पदार्थ किस चीज के द्वारा निर्मित है, ठीक है। ये किसने कहा था, आपके थॉमस और लैंग ने कहा था। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और कही थी कि अंतिम जो सत्य है, यथार्थ मतलब सत्य है, वो क्या है, भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। इस जगत में आध्यात्म नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, और जो अंतिम सत्य है वो भौतिक है। भौतिक है यानी प्रत्येक वस्तु पदार्थ से निर्मित है और वो बाद में यही पृथ्वी में मिल जाएगी। यानी मरने के बाद इंसान कहीं भी दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, यहीं उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब अंतिम आते हैं हमारे पास जेम्स वार्ड ने क्या कहा था, जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सत्य मानता है, वही क्या कहलाता है, प्रकृतिवाद कहलाता है। तो यानी जेम्स वार्ड ने क्या कहा था, प्रकृतिवाद वह है या प्रकृतिवादी वह है, प्रकृतिवाद दर्शन वह है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, ठीक है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। यानी जो प्रकृतिवाद दर्शन है वो कहता है कि ईश्वर ने हमें जन्म नहीं दिया है, बल्कि प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, ठीक है, और ये प्रकृति में ही हम विलीन हो जाएंगे। और इसके साथ ये क्या कहता है, और अपरिवर्तनीय नियमों को सत्य मानता है। यानी ये ऐसे नियमों को सत्य मानता है जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना, वही सत्य है। जैसे अगर कोई क्या आध्यात्मिक व्यक्ति है तो क्या कहेगा कि हम मरने के बाद ईश्वर के पास जाएंगे, हम यमराज के पास जाएंगे। लेकिन ये क्या कहता है प्रकृतिवाद, ये तो परिवर्तनीय नियम है। अगर आप हिंदू धर्म के तो आपको कौन दिखेंगे, वहाँ यमराज दिखेंगे। अगर आप क्रिश्चियन धर्म को तो आपको वहाँ जीसस दिखेंगे, है ना। अगर आप किसी और रिलीजन को तो आपको वहाँ वाहेगुरु दिखेंगे। इस तरह के अलग अलग दर्शन के मतलब अलग अलग धर्म में मरने के बाद आप जहाँ जाते हो आपको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। तो ये कहता है कि भाई ये तो परिवर्तनीय नियम हो गया, क्योंकि सभी इंसान पदार्थ के द्वारा निर्मित है। तो वहाँ जाके यानी परलोक जाके आपको अलग अलग चीज़ों के दर्शन क्यों हो रहे, इसका मतलब ये बात सत्य नहीं है। ये क्या मानता है, अपरिवर्तनीय नियमों को ही सत्य मानता है। यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, देश काल परिस्थितियों के अनुसार या धर्म के अनुसार परिवर्तन ना हो, ऐसे नियमों को ही सत्य मानता है। ये क्या कहता है, वही चीजें हैं जो अपरिवर्तनीय है, यानी जिनमें परिवर्तन नहीं हो। जैसा हम कहते हैं सूर्य पूरब से निकलता है, तो आप
इंडिया में हो या आप विदेश में हो, कहीं भी हो, आप हमेशा क्या देखोगे, सूर्य पूरब से निकलता है, यानी ये क्या है, अपरिवर्तनीय नियम है। तो यानी भौतिकवादियों के अनुसार वह सत्य है। तो जो हमारे जेम्स वार्ड आए थे, तो जेम्स वार्ड ने क्या कहा, ठीक है, ये ईश्वर को क्या करता है, ईश्वर को प्रकृति से अलग करता है और क्या करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सत्य मानता है, वही क्या कहलाता है, प्रकृतिवाद कहलाता है। ये किसने कहा था आपका, ये जेम्स वार्ड ने कहा था। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब आगे की तरफ हम देखेंगे प्रकृतिवाद तो हम समझ चुके हैं, अब हम देखेंगे प्रकृतिवाद के क्या देखेंगे, रूप, ठीक है, प्रकृतिवाद के रूप। चलिए अब हम देखते हैं प्रकृतिवाद के रूप। तो अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के प्रकार पर या प्रकृतिवाद के रूप पर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि प्रकृतिवाद क्या होता है, सारी परिभाषाएं भी हमने पीछे देख चुके हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि प्रकृतिवाद के रूप क्या होते हैं या प्रकृतिवाद के प्रकार क्या होते हैं। तो आपसे कई बार ये सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकृतिवाद कितने प्रकार का होता है। तो प्रकृतिवाद आपके पास होता है 3 प्रकार का। वो 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो क्या पदार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरा हो गया यंत्रवादी प्रकृतिवाद और तीसरा आता है जैविक प्रकृतिवाद। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी कोई फिलॉसफी डेवलप होती है तो धीरे धीरे करके उसमें क्या होते हैं, विकास आता जाता है और कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट होते जाते हैं और डेवलपमेंट होते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, उस जो हमारी क्या होती है, जो वो थ्योरी होती है, उस थ्योरी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाते हैं, उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारे पास क्या था, ये पदार्थवादी प्रकृतिवाद थे, इसमें भी फिर धीरे करके चेंजेस आते गए और ये 3 प्रकार के प्रकृतिवाद में विभक्त हो गया। पहला तो क्या आता है पदार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरा आता है आपका यंत्रवादी प्रकृतिवाद और तीसरा आता है आपका जैविक प्रकृतिवाद। अब ये होते क्या है, चलो इनका समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले देखते हैं हम पदार्थवादी प्रकृतिवाद, जो क्या है सबसे पुराना है। यह संप्रदाय पदार्थ को सत्य मानता और बाह्य प्रकृति के नियमों के अध्ययन पर बल देता है। यानी जो पदार्थवादी प्रकृतिवाद है वो क्या कहता है, केवल और केवल क्या है, पदार्थ ही सत्य है, पदार्थ के अतिरिक्त कोई भी चीज सत्य नहीं है। अब उसके अलावा क्या कहता है, बाह्य प्रकृति के नियमों पर अध्ययन करो। बाह्य प्रकृति यानी जो मनुष्य है, एक तो 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक तो हमारी आंतरिक प्रकृति होगी और एक बाह्य प्रकृति। बाह्य प्रकृति से इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य के अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं, यानी जल, जंगल, पेड़ पौधे, जंतु, ये हवा, ये किन नियमों के द्वारा संचालित होते हैं, आप उन नियमों का अध्ययन कीजिए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बाह्य प्रकृति के नियमों के अध्ययन पर कौन सा प्रकृतिवाद बल देता है, तो कौन सा देता है, पदार्थवादी प्रकृतिवाद बल देता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपके यहाँ 2 चीजें कहता है, क्या कहता है कि इस पदार्थ में जो कुछ है, जो कुछ यानी केवल और केवल पदार्थ के द्वारा बना है और यही सत्य है, और हमें क्या देखना है, जो ये पदार्थ है ये किन नियमों द्वारा संचालित हो रहे हैं, ठीक है। यानी जो ये पदार्थ हैं, यानी जो पृथ्वी जिन चीजों से निर्मित हो रही है, यहाँ जो भी चीजें फैली हुई है वो किन नियमों के द्वारा संचालित होते हैं, हमें उन नियमों का अध्ययन करना है। ऐसा कौन कहता है आपके पास, पदार्थवादी प्रकृतिवाद कहता है। और इसके अनुसार ये दूसरी चीज क्या कहता है, इसके अनुसार जगत में जो कुछ भौतिक रूप में उपस्थित है वही सत्य है। इसके अलावा ये क्या कह रहा है, जो कुछ भौतिक रूप में सत्य है, यानी जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर पा रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा कोई भी चीज सत्य नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के प्रकृतिवाद, यानी यंत्रवादी प्रकृतिवाद। अब देखिए यह विचारधारा मनुष्य को यंत्र मानती है। जिस प्रकार यंत्र को बाहर से संचालित करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी बाहरी प्रभावों से संचालित होता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही है, कितनी गहरी बात कही है इन्होंने, ये प्रकृतिवाद को दूसरे ही लेवल पर लेके। ये क्या कह रहा है कि मनुष्य भी कुछ नहीं है, मनुष्य भी क्या है, एक यंत्र है, ठीक है। मनुष्य भी क्या है, एक यंत्र है। तो अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा, ठीक है, कौन क्या मानता है, कौन मनुष्य को यंत्र के रूप में व्यवहार करता है, तो कौन करता है, प्रकृतिवाद, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि कौन मनुष्य को यंत्र की भांति मानता है, तो कौन मानता है, प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद के भी अंदर जाओगे तो कौन सा है प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन देगा ना, तो आपके पास इसी तरीके से देखेंगे कौन सी फिलॉसफी मनुष्य को यंत्र मानती है, ठीक है। वहां पर देगा आपका नेचुरलिज्म दे देगा, है ना, आइडियलिज्म दे देगा आपका, ठीक है, और प्रैग्मेटिज्म दे देगा, इस तरीके से दे देगा। तो कौन मानता है, आपका प्रकृतिवाद मानता है ना। वो आपको यंत्रवादी प्रकृतिवाद किन देगा, तब तो आप लगा दोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको उल जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य है वो मनुष्य भी एक यंत्र है। जैसे कोई भी मशीन है, मशीन को हम बाहर से चलाते हैं, जैसे आपके पास बाइक है तो बाइक खुद से तो चलेगी नहीं, जब आप उसको चलाओगे तभी वो चलेगी। तो उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी क्या हो रहा है, बाह्य प्रभावों से संचालित हो रहा है। यानी मनुष्य
खुद से कुछ नहीं है, वो जो बाहर से उसको प्रभाव पड़ रहे हैं, उस प्रभावों के अनुसार ही वो कार्य कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दी कहाँ से आ रही है? बाहर से, यानी प्रकृति से हमें सर्दी लग रही है। प्रकृति से सर्दी लग रही है तो हम उसके अनुसार संचालित हो रहे हैं, यानी हम गर्म कपड़े पहन रहे हैं, सर्दियों में चाय ज़्यादा पी रहे हैं, गर्म खाना खा रहे हैं, है ना, तो हम वहाँ से संचालित हो रहे हैं। गर्मियाँ आएंगी तो हम पंखा चलाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, है ना। तो यानी मनुष्य अपने में कुछ नहीं है, उसके बाहरी प्रभावों से संचालित हो रहा है। बाहरी प्रभावों के फलस्वरूप उसको क्या लग रही है? भूख लग रही है, तो वो खाना खा रहा है ना। बाहरी प्रभाव, यानी जब उसको रात में जानवरों से डर लगा, उसने क्या बनाया? अपने रहने के लिए मकान बनाया। तो ये जो यंत्रवादी प्रकृतिवाद है, ये क्या कहते हैं? ये मनुष्य को एक यंत्र मानती है और क्या कहती है? जिस प्रकार यंत्र बाहर से संचालित होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी खुद से संचालित नहीं हो रहा कि उसकी मर्जी आए तो वो कुछ भी कर ले। जिस प्रकार से बाहर पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य उस प्रभाव के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? उस पर रिएक्ट करेगा। ये कौन कहता है आपके पास? यंत्रवादी प्रकृतिवाद कहता है। यह क्या कहता है? यह मनुष्य को चेतन तत्व के रूप स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार संपूर्ण संसार क्या है? एक प्राण विहीन यंत्र है। अब ये मनुष्य के चेतन तंत्र को स्वीकार नहीं करते, यानी क्या कहते हैं? मनुष्य के अंदर चेतना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या कहता है? मनुष्य तो एक यंत्र है, जिस प्रकार से बाहर से प्रभाव पड़ेगा उसी प्रकार से यंत्र संचालित होगा। तो अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फिलॉसफी मनुष्य के चेतन तत्व को स्वीकार नहीं करती? तो कौन सी नहीं करती है? कौन सी नहीं करती? आपकी प्रकृतिवाद। और डिटेल में पूछे तो कौन सा प्रकृतिवाद? यंत्रवादी प्रकृतिवाद मनुष्य के चेतन तत्वों को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बातें थी। अब चलते हैं हम तीसरे प्रकृतिवाद यानी जैविक प्रकृतिवाद की तरफ। ठीक है, अब जैविक प्रकृतिवाद क्या कहता है? यह विचारधारा विकास के सिद्धांत में आस्था रखती है। यह डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा प्रकृतिवाद विकास के सिद्धांत पर आस्था रखता है? तो कौन सा? जैविक प्रकृतिवाद। यहाँ पर आपके 3 प्रकृतिवाद हो गए, पदार्थवादी, यंत्रवादी, जैविक प्रकृतिवाद। तो कौन सा जो प्रकृतिवाद है वह विकास के सिद्धांत पर आस्था रखता है? तो कौन सा प्रकृतिवाद? जैविक प्रकृतिवाद, है ना। और विकास के कौन से सिद्धांत में आस्था रखता है? डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में आस्था रखता है। अब आपसे पूछ सकता है कि डार्विन के विकासवादी सिद्धांत में कौन सा प्रकृतिवाद आस्था रखता है? तो जैविकवादी प्रकृतिवाद आस्था रखता है। अब जो डार्विन है ना, जो साइंस वाले बच्चों उन्होंने तो पढ़ा होगा, जो डार्विन का विकास का सिद्धांत है वो दो बातें कहता है। एक तो क्या कहता है? जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ का क्या होगा? अस्तित्व होगा। अर्थात ये क्या कहना चाहता है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तो वो जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा, यानी उसको खाना चाहिए, आवास चाहिए, ठंड लगेगी, जो भी चीजें हैं, यानी वो जीने, जब तक व्यक्ति या कोई भी जानवर या प्राणी जीवित है तो जीने के लिए निरंतर संघर्ष करेगा। ठीक है, और इस संघर्ष के फलस्वरूप क्या रहेगा? वो जीवित रहेगा। और दूसरा क्या कहता है? समर्थ का अस्तित्व। अब वो क्या कहता है? जो भी जीव जंतु ज्यादा समर्थ हो पाएगा उसी का अस्तित्व होगा, और जो खुद को समर्थ नहीं कर पाएगा प्रकृति के अनुसार, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रकृतिवाद के प्रकार। अब मैं आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास? ये तो हो गया आपके पास, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा, ठीक है, फिलॉसफी मनुष्य को यंत्र मानती है, तो कौन सी मानती है? प्रकृतिवाद। और प्रकृतिवाद के अंदर भी कौन से? यंत्रवादी प्रकृतिवाद। अगला आपसे पूछ सकता है कि कौन सी फिलॉसफी मनुष्य के चेतन तत्वों को स्वीकार नहीं करती? तो कौन सी फिलॉसफी? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के अंदर भी कौन सी? यंत्रवादी प्रकृतिवाद। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? ठीक है, विकास के सिद्धांत में कौन सा दर्शन आस्था रखता है? कौन सी फिलॉसफी आस्था रखती है? तो कौन सी? प्रकृतिवाद। और प्रकृतिवाद के अंदर भी पूछेगा तो कौन सा प्रकृतिवाद? जैविक प्रकृतिवाद। इसी तरीके से आपसे लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो पूछ सकता है कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में कौन सी फिलॉसफी आस्था रखती है? तो कौन सी फिलॉसफी आस्था रखती है? नेचुरलिज्म रखती है। और अगर नेचुरलिज्म के अंदर भी देखें हम तो कौन सी? ठीक है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, यानी जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो कुछ मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपकी समझ में आया होगा। अब हम कल देखेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद। अभी तक तो हमने समझा कि प्रकृतिवाद होता क्या है। ठीक है, जब हमारी समझ में प्रकृतिवाद आ गया तो अब हम इसका शिक्षा में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि किस प्रकार से इसने शिक्षा को प्रभावित किया है, यानी प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बनाए। जब शिक्षा के उद्देश्य बनेंगे तो उनको पढ़ाने के लिए क्या पाठ्यक्रम बनाए, प्रकृतिवाद के अनुसार क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम बन गया तो उसको पाठ्यक्रम को करवाने के लिए कोई शिक्षक भी आएगा, तो पाठ्यक्रम को करवाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम कल देखेंगे कि शिक्षा में प्रकृतिवाद किस प्रकार से जो हमारा प्रकृतिवाद है वो हमारी शिक्षा को प्रभावित करता है, और उसके अनुसार बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियां क्या क्या
होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ आप तुरंत डाउट उठा दीजिए, या आपका जो भी डाउट होता है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को दूर किया जाए। तो इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।